आप सभी श्रोतावृंद का हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत। आज हम मनोदशा मनोविकृति की बात करते हैं। मनोदशा मनोविकृति बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के चौथी इकाई का पहला टॉपिक है। कभी खुशी कभी गम, गम ज्यादा खुशी कम, कुछ ऐसा ही आलम इस मनोरोग से ग्रस्त व्यक्तियों का रहता है। मनोदशा मनोविकृति दो प्रकार की होती हैं, एक विषादी या डिप्रेसिव और दूसरी द्विध्रुवीय या बाइपोलर। विषादी मनोविकृति के पुनः दो प्रकार होते हैं, एमडीडी तथा डिस्थाइमिया। एमडीडी जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं तथा डिस्थाइमिया। इसी प्रकार से बाइपोलर डिसऑर्डर के तीन प्रकार होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 तथा साइक्लोथाइमिया। इस प्रकार से मनोदशा मनोविकृति के 5 प्रकार यहां हम देख रहे हैं, परंतु इन पांचों में से जो दो हमारे लिए अधिक प्रासंगिक हैं वे हैं डिस्थाइमिया तथा बाइपोलर डिसऑर्डर 1। चूंकि यही दो टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अंकित हैं, आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि मनोदशा मनोविकृति के अंतर्गत जो सब हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड, जिसे हिंदी में उत्साह विषाद एपिसोड कहा गया है, तथा डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड नहीं दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि यह बाइपोलर डिसऑर्डर 1 का प्राचीन नाम है। इस प्रकार से हमें बाइपोलर डिसऑर्डर 1 और डिस्थाइमिया, इन दो मनोरोगों पर फोकस करना है। डिस्थाइमिया जहां एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और इसका प्रमुख लक्षण डिप्रेशन या अवसाद होता है, वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर 1 बाइपोलर डिसऑर्डर या द्विध्रुवीय मनोविकार की श्रेणी में आता है, जिसमें डिप्रेशन के साथ साथ मैनिया या उन्माद के लक्षण भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मनोदशा मनोविकृति के अर्थ की। क्रिंग तथा सहयोगी 2010 ने इस विकृति की परिभाषा बताते हुए लिखा है कि यह व्यक्ति के सांवेगिक दशा में होने वाली उथल पुथल या डिस्टरबेंस होता है जो उसे असहाय बना देता है। मनोदशा मनोविकृति व्यक्ति के सांवेगिक अवस्था या दशा में होने वाली वह उथल पुथल है जिसके कारण वह असहाय हो जाता है, जो कि डिप्रेशन से लेकर मैनिया तक प्रसारित हो सकती है। डिप्रेशन जिसके प्रमुख लक्षण होते हैं उदासी तथा उदासीनता। उदासीनता का अर्थ होता है जिन कार्यों में पहले उसे रुचि आती थी उनमें रुचि का समाप्त हो जाना। उसे हम वैराग्य भी कह सकते हैं, या विरति भी कह सकते हैं, या विरक्ति भी कह सकते हैं। इसके अलावा उन्माद के जो लक्षण हैं उनमें अति उत्साह तथा आवेगशीलता का होना, आवेगशीलता या इम्पल्सिवनेस का होना, ये उन्माद के लक्षण हैं। तो उदासी तथा उदासीनता से लेकर अति उत्साह तथा आवेगशीलता तक के लक्षण इस सांवेगिक उथल पुथल में, जो कि असहाय बनाने वाली है, शामिल होते हैं, और इस मनोरोग को हम मनोदशा मनोरोग या मनोदशा मनोविकृति के नाम से जानते हैं। अब चर्चा करते हैं मनोदशा मनोविकृति के विविध पक्षों की। मनोदशा मनोविकृति के विविध पक्षों में हम सर्वप्रथम इसके सामान्य लक्षणों को पढ़ेंगे,
इसके उपरांत इनके नैदानिक कसौटियों पर दृष्टिपात करेंगे जो DSM-4 TR के अनुसार हैं। इसके उपरांत हम इसके प्रसार शास्त्र या एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे और अंत में इसके निर्धारकों की बात करेंगे, जिसमें हम जैविक से लेकर सामाजिक निर्धारों तक चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात हम डिप्रेशन की करते हैं। इसके उपरांत हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करेंगे। क्या आपको याद आता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है? कैसा व्यवहार होता है उसका? क्या विचार करता है वो? गहरी उदासीनता, खुद को कोसना, एकाग्रता की कमी की शिकायत करना, अत्यधिक नकारात्मक तथा स्थायी दृष्टिकोण का होना, नैराश्य का भाव। इसके अलावा उसके शारीरिक लक्षणों में ऊर्जा की कमी, हाथ पैर कमर आदि में दर्द की शिकायत करना, नींद से संबंधित समस्या, बहुत कठिनाई से उसकी नींद लगती है और बहुत फ्रीक्वेंटली रात में खुलती रहती है, या फिर दिन भर 10-11 घंटे सोता रहता है। भूख से संबंधित असामान्यता, भूख की कमी या भूख की अत्यधिक मात्रा में होना, लैंगिक व्यवहार में रुचि का न होना, साइकोमोटर रिटार्डेशन तथा एजिटेशन का होना, अर्थात मनोशारीरिक कार्यों में मंदन या फिर उनकी तीव्रता में वृद्धि हो जाना, ये इसके लक्षण हैं। हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति में संकल्प शक्ति बहुत कमजोर पड़ जाती है, उसके सामाजिक व्यवहारों का ह्रास हो जाता है, कभी कभी तो वह अपने अस्तित्व को भी नकारने लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब पूरी तरह से वर्थलेसनेस, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस के भाव से भावित हो जाता है तो वह आत्महत्या संबंधी विचार भी कर सकता है, जिसे सुसाइडल आइडिएशन कहा जाता है, जो कि इसका सबसे दुखद पहलू है। यदि इस समरी टेबल पर दृष्टिपात करें तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मुख्य डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर, इन दो श्रेणियों में मनोविकृति को विभाजित किया गया है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जहाँ एक तरफ है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वहीं उसके साथ डिस्थाइमिया या डिस्थाइमिक डिसऑर्डर भी लिखा हुआ है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 तथा साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर या साइक्लोथाइमिया लिखा हुआ है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें, जिसे MDD भी कहते हैं, तो इसका जो मुख्य नैदानिक लक्षण है वह है उदास मूड या उदास मनोदशा या लॉस ऑफ प्लेजर, अर्थात उदासीनता का भाव जब 2 हफ्ते के लिए बना रहे और साथ साथ अधिसूचित कम से कम 4 लक्षणों का भी साथ में यदि समावेश हो, तब इसका डायग्नोसिस हम MDD के रूप में करते हैं। डिस्थाइमिया में दूसरी तरफ मूड डाउन रहता है और ऐसा 2 वर्षों तक बना रहता है 50% बार, अर्थात अलग अलग समय में लगभग 1 वर्ष तक जब वह डाउन मूड का शिकार बना रहे, तब डिस्थाइमिया की डायग्नोसिस पूर्ण होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स पे आए तो बाइपोलर डिसऑर्डर 1 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन है कि अपने पूरे जीवन काल में उसे कम से कम एक मैनिक या मिक्स्ड एपिसोड का सामना करना पड़े। मैनिक एपिसोड जिसमें वह मैनिया का शिकार होता है, जिसके लक्षण हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम उन्माद कह रहे हैं, अथवा मिक्स्ड एपिसोड या जिसमें मैनिया के साथ साथ डिप्रेशन भी शामिल होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में अगर देखें
तो जीवन अवधि में कम से कम एक एपिसोड हाइपोमेनिया का या उप उन्माद का तथा मेजर डिप्रेशन का एपिसोड अगर आता है तो बाइपोलर डिसऑर्डर 2 की डायग्नोसिस होती है। इसी प्रकार साइक्लोथैमिया में अगर हम देखें तो लगातार 2 वर्षों तक मैनिया का कोई एपिसोड आए बिना बहुत तीव्रता के साथ, बारंबारता के साथ मूड में परिवर्तन अगर होते हैं तो हम साइक्लोथैमिया की डायग्नोसिस मानते हैं। यहाँ गौर करने की बात है कि मैनिक एपिसोड का अभाव होता है, परंतु जो एपिसोड्स आते हैं वो हाइपोमेनिया के आते हैं, मैनिक एपिसोड इसमें नहीं होता। इसके उपरांत हमने यहाँ पर जो सामान्य लक्षण अवसाद के पढ़े हैं और अवसाद की श्रेणियों की चर्चा की है, अब हम ध्यान केंद्रित करते हैं डिस्थाइमिया पर, जो कि हमारा फोकस भी है। एज अ रूल ऑफ थंब हम ये कह सकते हैं कि यदि एमडीडी के डायग्नोसिस के लिए पर्याप्त कारण न हो, जैसा कि अभी हमने सारणी में पढ़ा कि एमडीडी के डायग्नोसिस तब होती है जब लगभग 2 हफ्तों तक कम से कम 4 लक्षणों के साथ मन में उदासी का भाव रहे। जब इन लक्षणों की पूर्ति नहीं होती है तब आमतौर पर वो डायग्नोसिस डिस्थाइमिया की होती है। इसके अलावा डिस्थाइमिया एक क्रॉनिक प्रकार का डिसऑर्डर है, जबकि एमडीडी एक एक्यूट प्रकार का या तीव्र प्रकार का डिसऑर्डर है जो कम समय के लिए रहता है परंतु तीव्रता के साथ रहता है, जबकि डिस्थाइमिया लंबे समय तक चलता है, 5-5 वर्षों तक भी इसकी अवधि हो सकती है, परंतु इसकी तीव्रता मंद रहती है एमडीडी की तुलना में। DSM-4 की कसौटियों, नैदानिक कसौटियों पर दृष्टिपात करें तो डिस्थाइमिया की डायग्नोसिस में यदि मूड का डिप्रेस्ड रहना लगभग 2 वर्षों तक रहे 50% बार, जैसा कि हमने सारणी में भी देखा, इनके साथ साथ निम्नलिखित लक्षणों में से कम 2 लक्षण अगर रहते हैं तब डिस्थाइमिया डायग्नोस किया जाता है। इन लक्षणों की सूची पर गौर करें तो पहला लक्षण भूख से संबंधित है, एपेटाइट से संबंधित है। पुअर एपेटाइट या ओवर ईटिंग, भूख की कमी होना या भूख की अत्यधिक मात्रा में होना। दूसरा लक्षण निद्रा से संबंधित है, निद्रा का बहुत कम होना, नींद न लग पाना या फिर बहुत ज़्यादा आना। इसी प्रकार तीसरा लक्षण है आत्मसम्मान से संबंधित, सेल्फ एस्टीम का पुअर होना या उसमें गिरावट हो जाना। अगला लक्षण है एकाग्रता से संबंधित, एकाग्रता का भाव न आ पाना और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है डिसीजन मेकिंग, उसमें भी मंदन आ जाना, उसमें भी कठिनाई होना। और आखिरी लक्षण है आशाहीनता या नैराश्य। इन लक्षणों में से कोई भी 2 अगर होते हैं तो हम डिस्थाइमिया डायग्नोस कर सकते हैं। और विशेष रूप से बात यह है कि ये लक्षण 2 महीने तक बने रहते हैं और साथ साथ पहले 2 वर्षों तक एमडीडी का कोई एपिसोड घटित नहीं होता है। इन सब कंडीशंस और सिम्टम्स के साथ हम डिस्थाइमिया की डायग्नोसिस करते हैं। अब आगे चलते हैं प्रसार शास्त्र पर या एपिडेमियोलॉजी पर। तो डिस्थाइमिया की एपिडेमियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि अगर यूएस के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो आम जनता का 2.5% डिस्थाइमिया से पीड़ित पाया गया है, जबकि एमडीडी से 16.2% व्यक्ति ग्रस्त पाए गए हैं। इनमें 15 गुने का अंतर है, अर्थात डिस्थाइमिया की जो प्रसार है वो एमडीडी की तुलना में कम है। अगर एशियाई देशों की बात करें तो साउथ कोरिया के लोग यूएस की तुलना में कम अवसादग्रस्त होते हुए पाए गए हैं। विविध देशों तथा संस्कृतियों
के अनुसार डिप्रेशन की मात्रा अलग अलग होने का एक कारण इन देशों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर से दूर होना या इक्वेटर से दूरी भी एक कारण बताया जाता है। विशेष रूप से वे मनोदशा मनोविकृतियां जो SAD या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के श्रेणी की हैं। ये देखा गया है कि जिन देशों की स्थिति भूमध्य रेखा से अधिक है वहाँ पर दिन छोटे होते हैं और इसलिए वहाँ पर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स या अन्य मूड डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस अधिक पाई गई है। इसके साथ साथ अगर हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो जो संसाधनहीन समुदाय हैं, जो गरीबी से ग्रस्त हैं, उनमें MDD की प्रचुरता या प्रसार 3 गुना तक अधिक सामान्य व्यक्तियों की तुलना में पाया गया है। यदि आयु की बात करें तो पिछले 100 वर्षों में डिप्रेशन के आविर्भाव की आयु लगातार घटती जा रही है, जो कि वर्तमान में लेट टीन्स से अर्ली 20s तक पहुंच गई है। अर्थात 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष के बच्चों में इसका आविर्भाव देखा जा रहा है। बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण सरदर्द या पेट दर्द के साथ उत्पन्न होते हैं, जबकि वयस्कों में मन के उचाट होने या स्मृति भ्रम होने के रूप में देखे जाते हैं। अब यदि बात करें सहरुग्णता की या कोमॉर्बिडिटी की, तो डिप्रेशन के साथ जो दूसरे मनोवैज्ञानिक मनोविकार उपस्थित होते हैं उनमें है एंजाइटी डिसऑर्डर्स या दुश्चिंता मनोविकार, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स या औषधि संबंधित मनोविकार, सेक्सुअल डिसफंक्शंस या लैंगिक रोग तथा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या व्यक्तित्व संबंधी मनोविकार। ये डिप्रेशन के साथ कोमॉर्बिड होते हुए पाए गए हैं। इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि यदि डिस्थाइमिया 5 वर्षों की अवधि से अधिक लंबा होता है तो व्यक्ति को, मरीज को भर्ती करना पड़ता है। यह सुसाइड के प्रति भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है और इसके प्रकारों में मंदन या प्रकार्यात्मक मंदन या फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी देखा जाता है MDD की तुलना में अधिक। एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। आज हमने मनोदशा मनोविकृति के सामान्य प्रकारों की बात की। इसके साथ साथ हमने डिप्रेशन या अवसाद के सामान्य लक्षणों की चर्चा की। इसके साथ साथ ही हमने डिस्थाइमिया के नैदानिक कसौटियों की बात की तथा उसके प्रसार शास्त्र की भी बात की। अब यदि आपके वार्षिक परीक्षा में 5 अंकों का प्रश्न डिस्थाइमिया पर आता है तो इतनी चर्चा इसके लिए लगभग पर्याप्त है या पर्याप्त से अधिक है। परंतु यदि 10 अंकों का प्रश्न आता है तब फिर आपको इसमें इसके कारण शास्त्र को भी जोड़ना होगा। डिस्थाइमिया के कारण शास्त्र की चर्चा हम लोग अगले खंड में करेंगे और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर्स या द्विध्रुवीय मनोविकारों की भी। आपका दिन शुभ हो।